हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने चैप्टर पहले से ही पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है और आप बहुत चालाक बन रहे हैं, बिना चैप्टर पढ़े आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जाइए पहले चैप्टर पढ़ के आइए। चाहे आप अपनी बुक से पढ़िए या फिर अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको 11th स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के नाम से वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर खुद से ही चैप्टर पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आंसर्स देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। चलिए, तो टाइम बहुत वेस्ट हो चुका, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का जो औसत निकलता है, मध्य वर्ग बिंदु, उसके बराबर होता है। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था। अब देखिए, जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको उच्च वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा क्या होती है वो बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो दो चर वाला बारंबारता वितरण होता है उसको द्विचर वितरण कहते हैं। ठीक है, एक चर वाले को एक चर वाला कहते हैं और दो चर वाले को द्विचर वितरण कहते हैं। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन जो है वो किस पे आधारित होता है? तो वो प्रेक्षणों के जो वास्तविक मान होते हैं उन पर आधारित होता है। अपवर्जी विधि के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते, या किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। तो देखिए, अपवर्जी विधि के जो अंतर्गत है उसमें किसी वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। अब ये इस पे हम आते हैं कि परास क्या अर्थ है। तो परास मैंने बहुत अच्छे से कम 10 मिनट तक बहुत डिटेल में बताया था परास क्या होता है। जो हमारे प्रेक्षण होते हैं उसमें जो अधिकतम सीमा होती है और न्यूनतम सीमा होती है, दोनों के जो बीच का अंतर होता है उसको हम परास कहते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपनी दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम जो वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, मतलब उसको अलग अलग करके रखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किचन का सामान किचन में रखा जाता है, बाथरूम का सामान बाथरूम में और रूम का सामान रूम में। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो बहुत होता है। हमें कोई भी सामान अगर निकालना होता है तो हम झट से वो सामान निकाल लेते हैं, एकदम से ढूंढ लेते हैं। अगर मान लीजिए सारे किचन के मिर्च मसाले और बाथरूम का सामान और कबर्ड का सामान सब हम एक जगह मिक्स करके रख दें और फिर हमें उसमें से किसी को निकालने की ज़रूरत पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। वैसे ही आंकड़ों का होता है। आंकड़ों को भी इसीलिए वर्गीकृत किया जाता है ताकि उस पर जो है विश्लेषण बहुत ही आसानी से हो सके। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि वस्तुओं को जो वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं, उसका कोई लाभ होता है? हाँ, तो बिल्कुल बहुत सारे लाभ होते हैं उसके। नंबर 1, ये अपरिष्कृत आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सही रूप में संक्षिप्त करता है, उसको सही रूप दे देता है। ठीक है, यह जटिलताओं को दूर करता है, मतलब जो टफ हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि सबको एक साथ अगर उलझा के रख दें तो उनको ढूंढना कितना टफ हो जाएगा, तो ये जटिलताओं को जो है दूर करता है तथा आंकड़ों की विशेषताओं को उजागर करता है। आंकड़ों की जो विशेषताएं हैं उनको बताता है। जैसे कि कोई बंदा जाके किचन में घुसेगा तो उसको पता रहेगा कि यहाँ पे मिर्च मसाले अचार वचार ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं ना किचन में उसको शैम्पू या साबुन रखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से तो ये उन आंकड़ों की विशेषताओं को भी उभारता है। नंबर 3, यह तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उनके विषय तथा लिंग के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करें तो दोनों में तुलना करना जो है उनको मापना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। नंबर 4, यह दिए गए आंकड़ों के तत्वों के अंतर संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
ठीक है। और नंबर 5, यह समान तत्वों को एक समान करके आंकड़ों को समरूप समूहों में परिवर्तित करता है, मतलब उनके ग्रुप्स बना देता है और ग्रुप के हिसाब से हम उनको वर्गीकृत कर देते हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। अब उसमें से हमें कोई कुछ ढूंढना हो या किसी के ऊपर खास विश्लेषण करना हो तो वो कितना ईजी हो जाएगा। तो ये हमने वस्तुओं के माध्यम से समझाया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमें बताना है कि चर क्या है और स्वतंत्र चर और विविक्त चर के बीच में भेद बताना है कि स्वतंत्र चर किसे कहते हैं और विविक्त चर किसे कहते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देख रखी है या फिर चैप्टर पढ़ा हुआ है वो बड़े ही इजीली चुटकी में बता देंगे। तो किसी तथ्य की विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सके या फिर तोला जा सके, ठीक है, मापा जा सके, ऐसी चीज़ों को मापा तोला जा सके, नापा जा सके, मतलब जिसका हम आंकड़ा बना सकें और जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है, व्यक्ति प्रति व्यक्ति समय के समय वो परिवर्तनशील हो जाता है, उसे हम चर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति की नाक जो है वो चर नहीं हो सकती क्योंकि सबके पास एक ही नाक होती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमसे कह दिया जाए कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जिसकी एक नाक होती है, तो अरे यहाँ तो सभी की एक नाक होती है, कहाँ से ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाएंगे, यहाँ तो करोड़ों निकल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ अनोखा सा बोला जाए, जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जिसका कद 6 फुट हो या फिर उसकी जो स्किन का कलर है गोरा काला, कुछ भी मतलब ऐसा बताएं जिसको हम ढूंढ के लेके आएँ, तो चर वही माना जाएगा, लेकिन जो मतलब परिवर्तनशील होता है। जैसे कि वज़न होना, वज़न के हिसाब से अगर हम ढूंढेंगे तो सबके अलग अलग वज़न मिल जाएंगे, कद के हिसाब से ढूंढेंगे तो सबके अलग अलग कद भी मिल जाएंगे। लेकिन नाक या हम कहें जिसके 2 हाथ हों ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ तो सभी के 2 हाथ होते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ठीक है। तो चर वो होता है जिसको मापा जा सके और जो परिवर्तनशील हो वह चर होता है। अब स्वतंत्र चर क्या होता है और विविक्त चर क्या होता है इसके बारे में मैं बताती हूँ। देखिए, स्वतंत्र चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4, कोई भी पूर्णांक, बट्टे वाली संख्याएं 1/2, 2/3, रूट वाली संख्याएं, पॉइंट वाली संख्याएं, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी स्वतंत्र चर में आती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी छात्र का कद, मतलब उसकी ऊंचाई या फिर वज़न, क्योंकि ऊंचाई या फिर वज़न पॉइंट में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 50.5 किलो, और ऊंचाई भी ऐसे हो सकती है 5.3 फीट, मतलब पॉइंट में, बट्टे में, कैसी भी संख्याएँ इसमें आ सकती हैं। और उदाहरण के लिए कद या ऊँचाई, कद, ऊंचाई, वज़न, ये सब, ठीक है। और विविक्त चर में केवल निश्चित मान होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें उछाल आते हैं, जैसे कि 10 से 50, 50 से 100, 100 से 200, इस तरीके से। 25 से 26, 25.5 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, अगर हमें उदाहरण के लिए जैसे कि परिवारों की संख्या, अगर हमें ये बताना हो कि किसी के परिवार में 7 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उसके परिवार में 4.5 लोग रहते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उसके 3.5 बच्चे हैं, उस परिवार में 3.5 बच्चे पैदा हुए हैं, 3.5 या 4.5, या पॉइंट में तो नहीं होते ना बच्चे। तो इस तरीके की संख्याएं पूरी संख्याओं में आती हैं, जैसे कि 1 2 3 25 26, 25 से 26 हो सकता है, लेकिन 25.5 या 26.5 नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी तथा समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, पहले हम अपवर्जी विधि करेंगे। अपवर्जी विधि में क्या होता है मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अपवर्जी, इस विधि में एक वर्ग की निचली सीमा जो होती है, ठीक है, एक वर्ग की निचली सीमा अगले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है, इसमें ऊपरी सीमा वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होती। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ये बना रहे हैं, ये हमारा x होगा और ये हमारा f होगा। तो यहाँ पे हम ये नंबर्स लेते हैं ना, जैसे कि ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ज़्यादा नहीं ले रहे हम यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि ये सिर्फ हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ना, लाइंस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी कॉपी पे लाइंस नहीं है। 4 8 6 कुछ भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए,
ये 0 से 10, 10 जो है वो नेक्स्ट वाले में भी आ रहा है। इसमें देखिए ये छोटी है तो ये हो गई निम्न सीमा, और ये 10 जो है ये हो गई उच्च सीमा। दोनों में से जो भी छोटी होगी वो हो जाएगी निम्न सीमा, और जो ऊपर है वो हो जाएगी उच्च सीमा। ठीक है, तो ये जो इसकी उच्च सीमा है ये इधर जाके दूसरे वाले में निम्न सीमा बन गई है। सब में यही हुआ है, इसकी उच्च सीमा तीसरे वाले में जाके उसकी निम्न सीमा बन गई है। तो इस तरीके के जो होते हैं ये 30 इधर इसकी उच्च सीमा थी और इधर जाके निम्न सीमा बन गई। ठीक है, जब ऐसा होता है इस तरीके से होते हैं 0 से 10, और फिर वो रिपीट होता है वापस 10 से 20, फिर 20 रिपीट होता है 20 से 30, तो ये अपवर्जी होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे समावेशी। समावेशी के लिए भी हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल बनाने के लिए उदाहरण के साथ समझाने के लिए बोला गया है, तो उदाहरण के साथ ही समझाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे, लेकिन इसमें जो है हमारी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं बनेगी। जैसे कि 0 से 9, फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 से 19, 19 के बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे 20 से 29, 29, फिर 29 के बाद क्या आएगा 30, 30 से 39। अब यहाँ पर आप देखिए कि 0 से 9, 9 के अगले में रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, 9 के बाद जो है 10 आ रहा है। ऐसे ही 19 के बाद 20 आ रहा है, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं होती मतलब पहले की उच्च सीमा जो है दूसरे की निम्न सीमा नहीं बनती। तो इस तरीके की जो वो होती हैं ये हमारे समावेशी श्रृंखलाएं होती हैं, ये वाली अपवर्जी और ये वाली समावेशी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सारणी 3.2 में आंकड़ों का प्रयोग करें जो 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय रुपए में दिखलाती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते कि सारणी 3.1 ढूंढने के लिए आपको बोला जाएगा और आपको बुक खोलने के लिए बोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ और हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। एक शहर में ये जानने हेतु कि 45 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब कि सर्वे। ठीक है, वह अपने घरों में कितनी संख्या में सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसके घर में कितना यूज़ होता है, इसके लिए हमें बारंबारता सारणी बनानी है। और ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये 1 3 2 3 3 4। तो बारंबारता सारणी हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसी। अब ये कैसे बनेगी ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। आप अपनी बुक में ही देखते रहिए क्या क्या दिए हुए हैं। 1 3 5 3 3 4 2 3 7 2 2 4 2 2 2 1 6 4 2 1 3 2 2 2, फिर इसके बाद 2 1 0। जितने भी हैं नंबर यहाँ पे हम लिख लेंगे। 3 5 3, इसके बाद 3 1 1 3 5 4 3 3 3। ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बारंबारता सारणी दिखाने के लिए आपको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें 0 कितनी बार है। सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी 7 है, तो मतलब हमें 0 से 7 तक यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि ये सब हमें क्या दिया हुआ है। ये हमें दी हुई है फ़ोन की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ़ोन की संख्या। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है मिलान चिन्ह। ठीक है, मिलान चिन्ह यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद बारंबारता, बारंबारता यहाँ पे लिख लेंगे। ये टेबल आपको साफ़ सुथरी एकदम उससे बनानी है, स्केल से। मैंने तो आपको ऐसे ही बना के दिखा दिए थे। हम देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 ये सारी संख्याएं दी हुई है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या थी 7, तो 7 तक हम यहाँ पे लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 है वो कितनी बार आया हुआ है। तो यहाँ पूरे संख्याओं में देखिए 0 एक बार आया हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। बारंबारता में भी 1 लिखेंगे। अब 1 देखिए कितनी बार आया, 1 एक यहाँ पे आया, 2 3 4
5 6, 6 बार आया है। तो ऐसे खींचेंगे 1 2 3 4, और जो पांचवी लाइन आएगी वो ऐसे टेढ़ी आएगी, फिर 6। हमेशा याद रखना 4 के बाद जो पांचवी लाइन आती है वो टेढ़ी आती है। टोटल 6 थे ना, तो 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, गिनिए यहाँ पे कितनी बार 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको काउंट कर रही हूँ, ऐसे ही आपको ढूंढना है 2 कितनी बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, पांचवी लाइन फिर से टेढ़ी, 11 12, ये 12 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। ऐसे ही अब हम 3 को ढूंढेंगे, 3 कितनी बार आया हुआ है। 1 2 3 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 बार आया हुआ है। तो फिर से 1 2 3 4, पांचवी लाइन टेढ़ी, फिर से 4, पांचवी लाइन टेढ़ी, 10 हो गए, 11 12, टोटल 12 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही बाकी सारे जो आपको ढूंढ ढूंढ के। मेरा क्वेश्चन आपकी बुक के क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको बताया, हो सकता है ये अलग हो सकता है उससे, तो आप ये मत सोचना कि ये गलत है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति का क्या अर्थ है। जब हम वर्गीकरण करते हैं, आंकड़ों को बांटते हैं, तो उसमें सूचना की क्षति का क्या मतलब होता है। तो बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि यह अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु इसमें वह विस्तृत विवरण प्रकट नहीं हो पाता जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जब अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, सारे आंकड़े एक जगह पे होते हैं, तो उनमें जो एक एक का अलग अलग विवरण पाया जाता है, जब हम उनको वर्गीकृत कर देते हैं, उसकी बारंबारता सारणी बना देते हैं, तो उसका जो एक एक जने का जो अलग अलग विवरण होता है, जो विवरण होता है, उस पर हम विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही कैटेगरी में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समाहित कर दिया जाता है, मतलब जब उनको वर्गों में बांट दिया जाता है, तब व्यष्टि प्रेक्षणों का आगे सांख्यिकी परिकलन में कोई महत्व नहीं होता। व्यष्टि मतलब होता है एक व्यक्ति पे परीक्षण करना, एक व्यक्ति का विश्लेषण करना, ठीक है। और समष्टि होता है पूरे समाज को एक साथ लेके चलना। तो यहाँ पे जब हम वर्गों में बांट देते हैं, एक एक समूह में इतने सारे आंकड़े आ जाते हैं, इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो उसमें एक के ऊपर विश्लेषण करना जो है मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे व्यष्टि प्रेक्षण जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो आपको अपरिष्कृत क्या होता है और वर्गीकृत क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको, कबाड़ी वाले का एग्जाम्पल मैंने दिया था। अगर कबाड़ी वाला सारा कबाड़ एक ही जगह इकट्ठा करके रखता है तो वो अपरिष्कृत आंकड़े हो गए, और जब वो रद्दी, बोतल, तांबा, पीतल, धातु, प्लास्टिक ये सब अलग कर लेता है तो वो परिष्कृत आंकड़े हो गए। तो आप खुद बताइए कि कबाड़े वाला अगर उसमें से रद्दी निकालने लग जाए या कुछ निकालने लग जाए, जब उसने एक साथ मिला के रखा था तो क्या आसानी होगी उसे। लेकिन जब वो वर्गीकृत कर देता है, उनको अलग अलग बांट देता है, तब उसको आसानी हो जाएगी। ऐसे ही घर में भी होता है। तो बस उससे ही आप समझ जाइए कि जो अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृतकरण जो है वो बेहतर होता है। तो बिल्कुल वर्गीकरण बेहतर होता है। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं। ये अपरिष्कृत आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एक सही रूप में संक्षिप्त करता है, ठीक है। ये जटिलताओं को दूर करता है, मतलब जो कठिन चीज़ें रहती हैं उनको ठीक कर देता है, तथा आंकड़ों की विशेषताओं को उजागर करता है। यह तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। यह दिए गए आंकड़ों के तत्वों के अंतर संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब सब कुछ ही ठीक कर देता है। आप खुद देखिए, जब जैसे कि मैंने कबाड़ी वाले का एग्जांपल दिया था, बस उसको आप आंकड़ों में फिट कर दीजिए, एक एग्जांपल अपने दिमाग में रखा कीजिए, उससे आपको पता चल जाता है। जैसे कि जब कबाड़ी वाले हर चीज़ अलग अलग कर देगा, धातु अलग कर देगा और अधातु अलग कर देगा, ठीक है, तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि ये चीज़ें कितने मोल में जाएंगी और ये चीज़ें कितने मूल्य में जाएंगी, और उस हिसाब से उसको निकालने में भी उनको आसानी हो जाएगी।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर एक विचर और एक द्विचर बारंबारता हमें दिखानी है। एक विचर जिसमें एक तरह के वर्ग अंतराल होते हैं और द्विचर जिसमें डबल वर्ग अंतराल होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये एक विचर है। ठीक है, एक विचर बारंबारता सारणी, जैसे कि 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500। ये तो आय का विवरण सिर्फ एक बार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक विचर वाली। द्विचर में क्या होता है, जो द्विचर बारंबारता वितरण होता है उसमें आय का विवरण हो या कोई भी विवरण हो वो 2 बार या 2 से अधिक बार दिया हुआ होगा। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये है द्विचर बारंबारता वितरण। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसे आपको बनाकर दिखा देती हूँ। पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये टेबल हम बना रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे आय या फिर व्यय, जो भी है। देखिए मैंने तो पेन से बना दिया, लेकिन आप पेपर में ज़रा साफ़ सुथरी टेबल बनाइएगा स्केल से। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया ये 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500। ये सिर्फ हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, आप इसमें कोई भी संख्या डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, 200 लिख दिया मैंने, 2000 लिखना था। यहाँ पे फिर हम एक अलग से भी बना रहे हैं आय व्यय का विवरण। अब ये 0 से 500 के बीच में कि 0 से 200 तक कितने आते हैं और 200 से 400 तक कितने आते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 से 500, 200 के बीच में तक 1 आता है और 200 से 400 तक 3 आते हैं, तो टोटल हो गए 4। यहाँ पे ये 5 आते हैं और यहाँ पे ये 4 आते हैं, तो टोटल हो गए 9। यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल हो गए 5। यहाँ पे देखिए हमने आय व्यय के विवरण 2 बार लिखा है। एक तो 0 से लेके 200 तक किन की आय है और 200 से लेके 400 तक किन की आय है। तो यहाँ पे डबल हो गया ना, तो ये द्विचर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता वितरण बनाइए। यहाँ पे एक बारंबारता वितरण बनाना है और इन्होंने ये सारे नंबर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि समावेशी विधि द्वारा बनाना है। एक समावेशी होती है और एक अपवर्जी होती है ना। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि समावेशी कौन सी होती है, अपवर्जी कौन सी होती है। तो इन्होंने हमसे समावेशी कहा है। पहले तो हम वहाँ पर देख लेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ग अंतराल कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 7 का अंतराल ले रहे हैं, 0 से 7, फिर 8 से 15, फिर 15 से नहीं लेंगे, 16 से 21, 21 के बाद 21 को छोड़ देंगे, फिर 22 से 28 और 29 से 35। तो सबके बीच में जो है 7 का अंतर है। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर 42 था, ये हमने 42 तक ले लिया है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इन्होंने हमसे कहा था समावेशी, इसलिए हमने इस प्रकार का लिया है 0 से 7, 8 से 15। मतलब पिछली वाली जो इसकी उच्च सीमा थी उसको हमने इसकी निम्न सीमा नहीं बनाया है, निम्न वर्ग सीमा नहीं बनाया है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में समझाया था। फिर हम देखेंगे कि 0 से लेकर 7 तक कितनी बार जो है संख्याएं आई हैं। तो ये 5 बार आई हैं, तो यहाँ पर हम 5 डंडे खींच देंगे। 1 2 3 4, 4 तक तो सीधे खींचेंगे, 5वां डंडा जो है ऐसे टेढ़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 8 से 15 जो है 15 बार आए हैं, तो 5 बार हम ऐसे खींचेंगे 4 डंडे, फिर 5वां डंडा जो है टेढ़ा खींचेंगे, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। समझ में आ गया आपको? जैसे हम 10th में नहीं करते थे मैथ्स में, सारे नंबर्स उसमें से गोला लगा लगा के पता लगा लेते थे। जो हमें क्वेश्चंस में नंबर दिए हुए हैं कि कितने नंबर्स ये हैं, उसमें काउंटिंग कर लेते थे कि 22 से लेकर 28 तक कितने नंबर आए हुए हैं। तो यहाँ पे 10 आए हुए हैं तो 10 काट देंगे, 4 लाइन तो सीधी सीधी खींचेंगे और 5वीं लाइन टेढ़ी खींचेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो साइड में घंटा दिख रहा है ना, इसको भी दबाते हुए चले जाएं। इससे जो है मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।